ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। आज हम मेन फॉर्मूला बेस्ड पढ़ेंगे इस पे सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इंटरप्लेनर स्पेस। ठीक है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग एक तरीके से क्रिस्टल प्लेन के बीच में क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है कि दो क्रिस्टल प्लेन में कितने डिस्टेंस है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डी एच के एल से। ठीक है, डी एच के एल से क्या करते हैं हम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग को। एच के एल क्या है, एच के एल क्या है हमारे पास, ये है मिलर इंडाइसिस। ठीक है, मिलर इंडाइसिस है, इनको भी देखते हैं किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग को जो हम कैलकुलेट करते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी एच के एल की जो वैल्यू होती है इंटरप्लेनर स्पेसिंग की वैल्यू होती है अंडर रूट एच अपॉन ए स्क्वायर प्लस के अपॉन बी का स्क्वायर प्लस एल अपॉन सी का स्क्वायर। ठीक है, एच के एल क्या है, मिलर इंडाइसिस है, और ए बी सी क्या है, ये प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स है। ठीक, ए बी सी क्या है, ये लैटिस वेक्टर होगा। ठीक, तो इस तरीके से क्या इंटरप्लेनर स्पेसिंग का रिलेशन दिया जाता होता है। और ये किसके लिए वैलिड होता है, ये वैलिड होता है हमारा क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए, क्यूबिक के लिए, टेट्रागोनल के लिए, ठीक है, टेट्रागोनल हो गया, और ऑर्थोरोम्बिक के लिए। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स के लिए क्या रहता है, ये वैलिड रहता है। ये कौन से स्ट्रक्चर रहते हैं, इन स्ट्रक्चर की खास बात ये जो होती है कि जो इनके एंगल्स होते हैं, अल्फा बीटा और गामा, एक्सियल एंगल जो होते हैं, ये तीनों बराबर होते हैं और 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो उस केस में हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग इस रिलेशन से हम यहाँ पर देंगे। और अगर हमारे पास आता है हेक्सागोनल के लिए, और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल के लिए रिलेशन हम कुछ इस तरीके से देंगे, 1 अपॉन डी स्क्वायर एच के एल इज इक्वल्स टू 4/3 एच स्क्वायर प्लस एच के प्लस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है, तो इस रिलेशन से क्या देते हैं, हेक्सागोनल के लिए देते हैं। इस केस में ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, बी होता है। तो ये हमारे पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग के लिए क्या हुआ है, रिलेशन हो गए एच के एल के टर्म्स में और ए बी सी के टर्म्स। ठीक है, अब मिलर इंडाइसिस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर मिलर इंडाइसिस कैलकुलेट करना है तो ये एक तरीके से रेशियो होता है एच के एल। ठीक है, ये होता है ए अपॉन ओ ए रेशियो बी अपॉन ओ बी रेशियो सी अपॉन ओ सी। ठीक है, ओ ए ओ बी और ओ सी क्या है, ये इंटरसेप्ट है अलग अलग एक्सेस, और ए बी सी क्या है, उन एक्सेस की डायरेक्शन में क्या है, इनके प्रिमिटिव वेक्टर है लैटिस। ठीक, इसका एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर कंसिडर कर लो। ठीक है, ये हमारी एक्स है।
ठीक, तो इस एक्सिस में अगर हम बात करें, अगर हमको ये हमारा ओरिजिन है। अच्छा, ये जो हमारा क्यूब है, इसमें लेटिस वेक्टर जो है एक्स वाई और जेड में, एक्स डायरेक्शन में ये कितना है, ए वेक्टर है। ठीक है, वाई डायरेक्शन में कितना है, ये इसको मैंने कंसिडर कर लिया बी लेटिस वेक्टर। ठीक है, और सी डायरेक्शन में कितना कर लिया मैंने इसका, ये सॉरी जेड डायरेक्शन में मैंने इसको कंसिडर कर लिया सी इसका लेटिस वेक्टर। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं, अगर मुझको मिलर इंडाइसेस निकालने हैं इस वाले प्लेन, ठीक है, इस वाले प्लेन के से रिलेटेड क्या मुझे निकालने हैं, मिलर इंडाइसेस निकालने हैं, तो मैं किस तरीके से करूंगा, इसमें मिलर इंडाइसेस कैलकुलेट करने के लिए मैं एच के एल, इसके लिए एच के एल की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूंगा इस वाले प्लेन के लिए जो मैंने शेड करा है, तो ए, यानी कि एक्स डायरेक्शन में हमारे पास ए है। ठीक है, अच्छा ओ ए मतलब ये वाला प्लेन एक्स वाले एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, इंटरसेक्ट। तो ये अगर मैं इसको प्लेन को एक्सटेंड करूंगा इन्फिनिटी तक, तो ये कभी भी एक्स के पैरेलल रहेगा, कभी भी एक्स से इंटरसेप्ट नहीं करेगा। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इसको कह दूंगा कि ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इन्फिनिटी। रेशियो बी, यानी कि वाई एक्सिस पे लेटिस वेक्टर कितना है, बी है मेरे, और ओ बी कट कहाँ कर रहा है, ये बी पर ही कट कर रहा है। ठीक है, ये कहाँ कर रहा है, बी पर कट कर रहा है। एस सी जेड डायरेक्शन में लेटिस वेक्टर कितना है, सी, और कहाँ कट कर रहा है, अब अगर मैं ऊपर देखूं तो ये जेड डायरेक्शन के भी क्या है, पैरेलल है, तो जेड डायरेक्शन को, जेड एक्सिस को कभी भी कट नहीं करने का, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये इंफिनिटी। ठीक है, तो एच के एल मेरे क्या आ जाएंगे, ए अपॉन इन्फिनिटी कितना हो गया, 0, बी डिवाइडेड बाय वी 1, और सी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी ये भी 0। तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि इस प्लेन के लिए जो एच के एल होंगे, एच के एल को हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्लेन में एच के एल होंगे, वो क्या होंगे, 0 1 0। ठीक है, अगर कोई सी वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है, और नेगेटिव, ठीक है, तो नेगेटिव में कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि हमारे पास एच के एल का रेशियो 0 - 1 0 आ गए, कुछ इस टाइप के, तो उसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे 0 1 बार 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव इंटरसेप्ट है। जितने भी पैरेलल हमारे पास प्लेन्स रहते हैं वो कहाँ से होते हैं, उन सब के लिए मिलर इंडाइसेस सेम रहते हैं। ठीक है, अच्छा दो अगर हमारे पास प्लेन हैं, उनके बीच में एंगल्स कितना होगा, इसके लिए भी देखो, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ठीक है, या फिर दो प्लेन, या फिर हम कहें दो डायरेक्शन के बीच में दो प्लेन हमारे पास, एच के एल और एच डैश के डैश एल डैश। ठीक है, इन दो प्लेन के बीच में मुझे क्या बताना है, एंगल बताना है कि कितना इसमें एंगल होगा। तो इसमें किस तरीके से कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, इसमें जो कैलकुलेशन करूंगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, एंगल हो जाएगा एच एच डैश प्लस के डैश प्लस एल डैश डिवाइडेड बाय अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मल्टीप्लाई में अंडर रूट एच डैश स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर प्लस एल डैश स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके लिए हो गया, एंगल हो गया दो प्लेन के।
ये भी क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक के लिए क्या रहता है, वैलिड रहता है, जिनके लिए अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी रहती है, 90 डिग्री रहती है। ठीक, इसके बाद ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, अच्छा, जो तुम्हारा एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ये तो तुमने पहले ही पढ़ रखे हैं, तो इनको एक बार देख लेना कि इसमें नाइबर आइटम्स कितने होते हैं। ठीक है, इनको तो बस तुमको एक बार जो भी तुम्हारे बीएससी वगैरह के नोट्स होंगे, 11 ट्वेल्थ में भी था हमारा। ठीक, ट्वेल्थ में थोड़ा बेसिक था, लेकिन ग्रेजुएशन वाले नोट्स में अगर देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा कि नियरेस्ट नाइबर कैसे रहते हैं। क्यूबिक के लिए तुमको पता है कि क्यूबिक के लिए सारे आइटम क्या रहते हैं, यहाँ रहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कैलकुलेशन तुम कर सकते हो। अभी इसमें हम ठीक, इनकी रेडियस आर लेके, अगर इनके बीच में ए है तो ए इज इक्वल्स टू 2 आर, कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करते थे ना। तो यहाँ पर नियरेस्ट डिस्टेंस, तो नियरेस्ट नाइबर कौन से हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसके इधर वाला हो गया, इसके इधर वाला हो गया, इसके नीचे वाला हो गया। तो इसके लिए कितने हो गए, 6 नियरेस्ट नाइबर हो गए एससीसी में। ऐसी बीसीसी के लिए सारे आइटम्स कहाँ रहते थे, कॉर्नर्स पर, और एक बॉडी सेंटर्ड में रहते हैं। ठीक है, बीच में, मिडिल में। ठीक है, तो उसके लिए कैलकुलेशन कर सकते हो तुम। ठीक है, इनको तो जस्ट तुम्हें एक बार देखना है, तुम्हारा सब पहले से ही पढ़ा हुआ है। ऐसे ही एफसीसी के लिए। ठीक है, नियरेस्ट नाइबर से क्वेश्चन आ जाते हैं, कितने नियरेस्ट नाइबर है, सेकंड नियरेस्ट नाइबर। ठीक है, इसमें फेस में भी रहते हैं। ठीक, तो इनकी टेबल में एक शेयर कर दूंगा ग्रुप में, उसको एक बार तुम देख लेना। ठीक है, कि कितने कितने आ रहे हैं, क्या क्या इसमें डिस्टेंस होती है, तो वो मैं एक टेबल में शेयर कर दूंगा ग्रुप में, वो चीज़ देख। अच्छा, इसमें कई बार क्वेश्चन जो आता है तुम्हारा, वो अलाउड वैल्यू के लिए आता है। एच के एल की वैल्यू, अलाउड वैल्यू कौन कौन सी होती है। ठीक है, कि एफ सी सी के लिए अलाउड वैल्यू कौन कौन सी होगी। ठीक है, बीसीसी के लिए, एफसीसी के लिए, डायमंड के लिए। तो इन सब के लिए मैं एक बता देता हूँ। ठीक है, जो डिफ्रैक्टेड बीम होती है हमारी, जब हम एक्सरे को चलो पहले एक्सरे का थोड़ा बहुत वो देख लेते हैं। एक्सरे के लिए हमारा रिलेशन क्या रहता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है कि हमारे पास लैटिस के कुछ प्लेन्स रहते हैं, उसमें से क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, और ये क्या मेजर करता है, जैसे ये थीटा एंगल है, तो ये कितना हो गया, ये थीटा। ठीक है, तो ये जो थीटा होता है, डिफ्रैक्शन एंगल जो होता है, ठीक है, इसको ब्रैग्स एंगल भी कहते हैं। ठीक है, ब्रैग्स कंडीशन जब सेटिस्फाई कर देते हैं, इसको ब्रैग्स एंगल कहते हैं। तो ये याद रखना, हमेशा सरफेस से कैलकुलेट होता है। ठीक, और डिफ्रैक्शन एंगल अगर पूछता है तुमसे, डिफ्रैक्शन एंगल कितना होगा। ठीक है, डिफ्रैक्शन एंगल होता है हमारा 2θb। ठीक है, यानी कि रेज हमारी कुछ इस डायरेक्शन में आ रही थी। ठीक है, प्लेन से किधर चले गए, इधर चले गए। तो इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन ये थी, थीटा बी पर इंसिडेंट हुई, तो ये भी थीटा बी, और ये रिफ्लेक्ट कितने में हुई, थीटा बी। ठीक है, तो ओरिजिनल डायरेक्शन से कितना रिफ्रैक्ट हुई है, ये 2θb के इक्वल रिफ्रैक्ट हुई। ठीक है, डिफ्रैक्ट हुई, तो ये डिफ्रेक्शन एंगल कितना हो गया इसका, 2θb। ठीक है, और ब्रैग्स लॉ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये जो रेज जाएंगी दो प्लेन से, जब क्रॉस होते हुए जाएंगी, तो ये इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगी। तो इनकी करेक्ट कंस्ट्रक्टिव कंडीशन जो होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन जो होती है, वो इसमें होती है 2D HKL
साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, ब्रैग्स लॉ कहते हैं। ठीक है, तो इसमें इंटेंसिटी वो पूछता है, ब्रैग्स लॉ हो गया। अच्छा ठीक है, अब इसमें HKL की वैल्यू पूछता है कि किस इंटेंसिटी की कंडीशंस होती हैं इसमें। इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्टेड बीम, डिफ्रैक्टेड एक्सरे बीम। ठीक है, तो डिफ्रैक्टेड एक्सरे बीम के लिए हमारी अलाउड वैल्यूज कितनी होती है। ठीक है, अलाउड वैल्यूज ऑफ HKL। ठीक है, यहाँ पे कई बार क्वेश्चन नेट में भी आया हुआ है और तुम्हारे गेट में भी आया हुआ है। तो अलाउड वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, अगर तुमको स्ट्रक्चर दिया हुआ है SCC का, सिंपल क्यूबिक लैटिस का दिया है। ठीक है, सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए अगर HKL की वो 4 ऑप्शन दे देता है, कुछ भी मतलब दे देता है, इसमें से पूछा है कौन सी अलाउड है कौन सी नहीं है। ठीक है, तो इसके SCC के लिए याद रखना जो इसका सिलेक्शन रूल होता है। ठीक है, इसका सिलेक्शन रूल होता है ऑल HKL वैल्यूज आर अलाउड। ठीक है, सारी HKL वैल्यू क्या होती हैं, अलाउड होती हैं HKL के। सेकंड हमारा, अगर ये तो हो गया SCC के लिए कि सारी HKL की कोई सी वैल्यू दे रखी हो वो सारी क्या होगी, अलाउड। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि तुम्हें कोई स्ट्रक्चर दे देंगे, क्यूबिक दे देंगे, कई बार क्यूबिक का डायरेक्ट नाम ना देके तुमको ABC कुछ दे देंगे कि ABC इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C है, और जो एक्सियल एंगल है वो भी इक्वल है। ठीक है, 90 डिग्री है। तो तुम यहाँ से समझ जाना कि क्या है, SC लैटिस की बात चल रही है और इसमें वो क्या पूछ रहा है, HKL की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ सकता है कि 3 ऑप्शन दे दिए तुम HKL के, चौथा दे दिया ऑल ऑफ दीज, या फिर 2 दे दिया, एक तरफ दे दिया नन ऑफ दीज, एक तरफ दे दिया ऑल ऑफ दीज। तो HKL की कोई सी वैल्यू सारी अलाउड रहती हैं SC लैटिस के लिए। ठीक, अगर हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूब की, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए, तो यहाँ पर जो सिलेक्शन रूल होता है वो ये होता है, इन BCC ओनली दोज पीक्स आर अलाउड। ठीक है, एक्सरे की जो पीक्स आती हैं वो वही अलाउड होती हैं फॉर विच H+K+L की वैल्यू कितनी होगी, ये वेन नंबर। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या हो गया, इवन नंबर के लिए होगी। यहाँ पर SC के लिए होगी सारी वैल्यू अलाउड होगी। तो ये यहाँ से नेट में क्वेश्चन आया था, अभी रिसेंटली आया था, 2000 लास्ट वाला जो हुआ था उसमें था क्वेश्चन ये वाला, लास्ट वाला या फिर उससे लास्ट वाला होगा मेरे ख्याल से, 2019 में आई थिंक, हाँ 19 में था, 19 में या फिर 20 में, तो लास्ट में हुआ था, 19 के दिसंबर में था वाला क्वेश्चन। 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो उसमें से बताना था कि कौन सा BCC के लिए वैलिड था। तो हमको बस देखना था HKL का सम किसका इवन नंबर था। थर्ड हमारा है, ये तो हो गया हमारा BCC के लिए। ठीक है, BCC के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, सारे इवन, सारे HKL का सम क्या होना चाहिए, HKL का सम इवन नंबर होना चाहिए। अगर हम बात करें FCC की, ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन ये होती है कि HKL जो है आइदर HKL ठीक है, आइदर HKL आर ऑल ऑड और ऑल इवन, या तो सारे ऑड होने चाहिए या फिर सारे इवन होने चाहिए, तो हमारे क्या पीक मिलेंगी FCC।
ठीक, तो ये एससीसी, बीसीसी और एफसीसी के लिए हो गया। और भी सिस्टम के लिए अगर देखें, डायमंड क्यूब के लिए, ठीक है, डायमंड क्यूबिक के लिए क्या रहती है, HPL की वैल्यू आर ऑल ऑड, या तो सारी क्या होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए, और ऑल इवन होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर इवन है, इवन के साथ साथ HKL का सम जो होना चाहिए, ठीक है, और ऑल इवन होने चाहिए, प्लस H प्लस K प्लस L का जो सम है, ये क्या होना चाहिए, शुड बी डिविजल बाय 4, ठीक है, 4 से डिविजिबल होना चाहिए इनका सम। तो या तो सारी ऑड होनी चाहिए, या फिर अगर इवन है सारी, तो ये क्या होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो हमको क्या मिलेगा, डायमंड क्यूबिक के लिए सिलेक्शन रूल यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें NaCl के लिए, NaCl अगर दे देते हैं, ठीक है, NaCl के लिए सिलेक्शन जो रूल है, ठीक है, सेम एज FCC, FCC की तरह होता है किसमें, NaCl, ठीक है। तो ये कुछ तुम्हारे पास स्ट्रक्चर के लिए सिलेक्शन रूल आ गए। अच्छा, रेसिप्रोकल लैटिस में अगर बात करें, ठीक है, तो कई बार रेसिप्रोकल लैटिस पूछता है, तो रेसिप्रोकल लैटिस में याद रखना, एससीसी का रेसिप्रोकल लैटिस जो होता है वो एससीसी होता है, ठीक है। सिंपल क्यूबिक का क्या रहता है, सिंपल क्यूबिक रहता है। बीसीसी का लैटिस, रेसिप्रोकल लैटिस एफसीसी हो जाता है, और एफसीसी का रेसिप्रोकल लैटिस क्या हो जाता है, बीसीसी हो जाता है। हेक्सागोनल क्लोज पैक का हेक्सागोनल क्लोज पैक रहता है, ठीक है। तो ये कुछ है रेसिप्रोकल लैटिस, ये याद रखना इस। ठीक है, लेटेस्ट वाइब्रेशन में आते हैं डायटोमिक के लिए। लेटेस्ट वाइब्रेशन में अगर डायटोमिक की बात करें, तो उसमें ऑप्टिकल और एकॉस्टिक ब्रांच के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। लेटेस्ट वाइब्रेशन टॉपिक से एक चीज याद रखो, ठीक है। लेटेस्ट वाइब्रेशन टॉप, इसमें लेटेस्ट वाइब्रेशन में जब हम डायटोमिक के लिए पढ़ते हैं, ये हम जो शॉर्ट फॉर्मूलेस पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। तो डायटोमिक में क्या होते हैं, जो हमको फ्रिक्वेंसी मिलती है वो दो टाइप की मिलती है, हायर फ्रिक्वेंसी और लोअर फ्रिक्वेंसी। हायर फ्रिक्वेंसी तो हमको जो हायर फ्रिक्वेंसी को कहते हैं ऑप्टिकल ब्रांच के अंडर आती है, और लोअर फ्रिक्वेंसी किस में आती है, एकॉस्टिकल ब्रांच में आती है। तो जब इसके लिए बस एक ये वाला ग्राफ याद रख लो, ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी और ये हमारी आ गया वेव वेक्टर। तो इसमें जो अगर फर्स्ट ब्रिलियनी जोन अगर हम बनाए तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऊपर वाली हायर फ्रिक्वेंसी जो आ रही है ये किसके लिए है, ऑप्टिकल के लिए है, ऑप्टिकल ब्रांच के लिए है। और लोअर वाली किसके लिए है, कॉस्टिकल ब्रांच के लिए,
तो हाइयर फ्रिक्वेंसी ऑप्टिकल ब्रांच, लोअर फ्रिक्वेंसी वाली एकॉस्टिकल ब्रांच। इसके लिए ये जो वेव वेक्टर का जो पोजीशन रहती है फर्स्ट बिलोनिंग जोन की, ये रहती है पाई बाई ए, पाई बाई ए और माइनस पाई बाई ए। अच्छा, ये फ्रिक्वेंसी की जो वैल्यू रहती है यहाँ पर मैक्सिमम एकॉस्टिकल फ्रिक्वेंसी जो रहती है वो रहती है 2c/m2। ठीक है, और इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू रहती है वो अंदर रहती है 2c1/m1 प्लस m2। ठीक है, c क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, और m1 m2 क्या है, जो डायटोमिक मॉलिक्यूल में जो दोनों का मास है। ठीक है, तो ये m2 क्या है यहाँ पर, ये जो कंडीशन याद रखना, यहाँ पर m2 ग्रेटर देन है m1, ग्रेटर देन है तभी ये वाला नीचे वाला टर्म क्या है, नीचे आएगा। और ये बीच में जो गैप रहता है, ठीक है, इतना गैप जो रहता है इसको कहते हैं फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी बैंड। ठीक है, जो भी तुम कह सकते हो, फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी गैप, तो ये रहती है। अच्छा, इसमें जो लोअर वैल्यू रहती है, ये लोअर वैल्यू भी याद रख लो ऑप्टिकल की। एकॉस्टिकल में तो लोअर वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू ये है। इसमें लोअर वैल्यू होती है √2c/m1। ठीक है, तो कई बार बैंडविड्थ पूछ लेते हैं या फ्रीक्वेंसी रेंज पूछ लेते हैं, तो इसके लिए तुम बता सकते हो इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, ये किसकी बैंडविड्थ हो गई हमारी, एकॉस्टिकल ब्रांच की, तो इसमें से 0 माइनस कर दो, मतलब यही होगा। ठीक, तो ये सारी चीज किसके लिए याद रखनी है तुमको, लेटिस वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी के लिए याद रखनी है। बस ये वाला ग्राफ याद रखना है, फ्रीक्वेंसी गैप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक, अच्छा, इसमें ऑप्टिकल ब्रांच वगैरह भी ये सारी चीज पूछते हैं कि कितनी किसी सिस्टम में कितनी ऑप्टिकल ब्रांच होगी, अगर उसमें नंबर ऑफ एटम कोई पर्टिकुलर दे देंगे कि इतने नंबर ऑफ एटम है उसमें, तो कितने उसकी नंबर ऑफ ऑप्टिकल ब्रांच मिलेगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी मिलेंगी, इसका भी फॉर्मूला देख लो। नंबर ऑफ ब्रांचेस ये किसके लिए कर रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ एटम जो है हमारा पर यूनिट प्रिमिटिव सेल, पर यूनिट प्रिमिटिव सेल इज इक्वल टू, अगर उसमें सपोज करो पी गिवन है, इसका पर यूनिट प्रिमिटिव सेल कितने वैल्यू है, पी। जैसे एससीसी के लिए नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 1 होता है। बीसीसी के लिए कितने होते हैं, 2 होता है। एफसीसी के लिए 4 होते हैं। तो इस तरीके से हमको क्या दे रखा है, कोई पी वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डायमेंशन। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ ऑप्टिकल ब्रांच, यहाँ लिख रहा हूँ नंबर ऑफ कॉस्टिकल ब्रांच। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टोटल ब्रांचेस कितनी है। ठीक, इस तरीके से कितने बैंड्स मिलेंगे इसमें, डायमेंशन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। ठीक है, यहाँ कितनी मिलेगी, इसके लिए जनरल फॉर्मूला याद रख लो। अगर मेरे पास कितनी है डायमेंशन, एन को क्या रिप्रेजेंट करूँ मैं, डायमेंशन से रिप्रेजेंट करूँ, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल ब्रांच जो हो जाएंगी वो कितनी हो जाएगी, एन पी माइनस वन। नंबर ऑफ एकॉस्टिकल ब्रांच हो जाएंगी एन। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ ब्रांच हो जाएंगी एन पी। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला याद रख लो बस। तो अगर 1 डायमेंशन के लिए पूछता है, ठीक है, 1 डायमेंशन के लिए तो ऑप्टिकल ब्रांच कितनी हो जाएगी, पी माइनस वन। 2 डायमेंशन के लिए 2p-1, 3p-1। ठीक है, एकॉस्टिकल ब्रांच जितने डायमेंशन उतने एकॉस्टिकल ब्रांच, 1 2 3। टोटल नंबर ब्रांच कितने हो जाएगा, पी, 2p और 3p। ठीक है, तो ये टेबल याद रख लेना, टेबल में भी ये वाली लाइन याद रख लेना बस, इससे तुम्हें एकॉस्टिकल ब्रांच दे देगा।
ठीक है, तो यहाँ पर ये कर देना। ठीक है, स्पेसिफिक हीट का देख लो, स्पेसिफिक हीट लोअर टेम्परेचर पे ठीक है, स्पेसिफिक हीट जो रहती है हमारी सॉलिड की, वो लोअर टेम्परेचर और हाइयर टेम्परेचर। ठीक है, तो लोअर टेम्परेचर पे तो रहती है वो तुम्हारी 3 कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तरीके से कांस्टेंट रहती है। ठीक है, और यहाँ पर जो वेरी करती है वो टी क्यूब के टर्म्स में वेरी करती है हमारी लैटिस। तो हमारे जो टोटल स्पेसिफिक हीट जो रहती है तो याद रखना, किसी भी सिस्टम के लिए, सॉलिड्स के लिए, तो इसमें दो तरीके से दी जाती है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक प्लस सी लेट। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक होती है तो स्पेसिफिक किसके लिए होगी, लैटिस के लिए। जो सी लैटिस होती है वो टी क्यू के प्रोपोर्शन होती है, और सी इलेक्ट्रॉनिक जो होती है, ठीक है, वो प्रोपोर्शन होती है टी। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट याद रख लेना। ठीक, तो जो हमारी सी टोटल होगी वो किसके प्रोपोर्शन होगी, वो कुछ इस तरीके से दी जाती है, ए टी प्लस बी टी। ठीक है, ए बी आर कांस्टेंट। तो ये किसके करस्पॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ये करस्पॉन्डिंग हो किसके, लेटेस्ट की। ये हम लोअर टेम्परेचर पर बात कर रहे हैं, मिडिल या वेरी हाई टेम्परेचर पर ये कांस्टेंट हो जाती है। तो वेरी हाई टेम्परेचर पर तुम इस तरीके से present करो। अच्छा, जो हमारे वो है डी बाई थ्योरी, फर्मी गैस से, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो उसके लिए याद रखना है तुमको ये फॉर्म। ठीक है, रुक जाओ, इसको मैं करवा। ठीक है, इसमें ये कुछ वैल्यू बता रहा हूँ मैं फर्मी गैस के लिए। तो फर्मी गैस में बस ये वाली टेबल याद रखनी है तुमको, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ लिख रहा हूँ मैं डायमेंशन के डायमेंशन, यहाँ पर फर्मी वेव वेक्टर।
ठीक है, बस ये दो, इस पूरी टेबल में भी तुमको यही चीज याद रखनी, 1 डायमेंशन के लिए, 2 डायमेंशन के लिए और 3 डायमेंशन, वेव वेक्टर याद रख लेने हैं बस। वेव वेक्टर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं n पाई अपॉन 2l, ठीक है। 2 डायमेंशन में 2 पाई n अपॉन a की पावर, यहाँ 2 है तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ 1/1 मतलब 1 ही था, यहाँ 1/2, और यहाँ पर रहती है 3 पाई स्क्वायर n अपॉन b की पावर 1/3, 1/3, ठीक है। बस ये तीन वैल्यू याद रखनी है तुमको वेव वेक्टर के लिए। देखो n तो ऊपर आ ही रहा है इसमें, ठीक है। बस यहाँ पर 1 पाई, यहाँ 2 पाई, यहाँ 3 पाई, ठीक है। वॉल्यूम में बस 1 पाई स्क्वायर और होगा। ये किस तरीके से भी तुमको अभी क्या करना है, तुमको फिलहाल ये चीज याद रखनी है, वरना इसको कैलकुलेट करने में काफी टाइम लगता है। तो हमको केवल ये वेव वेक्टर क्या रखने हैं, बस याद रखने हैं, 1 डायमेंशन, 4 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के लिए याद रखना, ठीक है। अब इसके थ्रू हम क्या क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हैं वो देख लो। अगर मुझको निकालनी है फर्मी एनर्जी, ठीक है, फर्मी एनर्जी निकालनी है ईएफ। तो फर्मी एनर्जी क्या होती है, कैसे निकालते हैं, ईएफ कैसे निकालते हैं, पी स्क्वायर अपॉन 2m, पी स्क्वायर अपॉन 2m निकालेंगे, और पी स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, एच क्रॉस स्क्वायर और के स्क्वायर। बस के एफ की वैल्यू ये वाली पुट रखनी है, तुम्हारे पास फर्मी एनर्जी आ जाएगी इस वाली कॉलम, ठीक है। अगर तुमको निकालनी है फर्मी वेलोसिटी,